हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएसएम लर्नर्स। लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट कर लिया था। अब मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ। फॉर ऑल दोज हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम और वो इसे एज अ फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो नहीं है। ऑलरेडी इसी चैप्टर का एक लेक्चर मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। उसकी लिंक कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। पहले उसे जाके देख लो और फिर यहाँ पर आ जाना। और वो सभी जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देख ली थी इस चैप्टर की, तुम लोग आ जाओ, क्योंकि अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने एंड किया था न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसमें जेनेटिक मटेरियल, राइट। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में मैंने ये भी क्लियर किया था कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, वो पोर्स होते हैं, ये सारी बातें हमने करी थी। बट अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट वेल डिफाइंड है या नहीं है, इस बेसिस पे वी हैव टू काइंड्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होगा और यूकैरियोटिक जो होंगे वो कैसे हैं, एडवांस है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल वो हैं जो बहुत पुराने थे। अब जो भी पुराने सेल्स थे ना, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं था। वो कैसे थे, वो स्मॉल इन साइज थे, उनके पास न्यूक्लियर रीजन नहीं था, उनका न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं था, उनके पास सिंगल क्रोमोसोम हुआ करता है और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहीं पे अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें, जैसे कि हमारे सेल्स एज कंपेयर टू देम लार्ज होते हैं, न्यूक्लियर रीजन हमारा वेल डिफाइंड है, वी हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक क्रोमोसोम से ज़्यादा क्रोमोसोम है। इफ़ यू रिमेंबर, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज भी हमारे पास हैं। तो ये सिंपल सा एक 3 मार्कर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है, 2 to 3 मार्क्स में। और बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि पहले के कुछ सेल्स, पहले कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे, वायरस थे जो प्रोकैरियोट्स थे, क्योंकि उनके पास कुछ ये फीचर्स थे, उनके पास न्यूक्लियर रीजन नहीं था वेल डिफाइंड। और कुछ ऐसे एनिमल है या मोस्टली ऐसे एनिमल हैं जो यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रीजन 2 टाइप के सेल्स हैं, ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज़ बता दी थी कि हमारे सेल के अंदर 3 ही तो मेन पार्ट्स हैं। क्या क्या थे वो, एक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम पढ़ चुके, दूसरा था न्यूक्लियस, ये भी हम पढ़ चुके, और अब है साइटोप्लाज्म, थर्ड पार्ट। साइटोप्लाज्म होता क्या है, सेल के अंदर एक फ्लूइड कंटेंट है, वही साइटोप्लाज्म है। इस कंटेंट के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं और हर सेल ऑर्गेनेली स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करता है। तो एक सेल है, सेल के अंदर फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ये सब फ्लोट कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, यानी सेल के ऑर्गन्स हैं। क्या क्या होते हैं सेल के ऑर्गन, बहुत सारे हैं, हम सिर्फ कुछ इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेंगे, फिर गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये हमारे पास 7 ऑर्गेनल्स हैं, इन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, सेल जो इतना छोटा था उसके अंदर इतना सब कुछ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगर आप एक्चुअली सोचो कि यार ये आपकी बॉडी में हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके का दिखता है। ये तो आपका न्यूक्लियस का डायग्राम था ही, आपको याद होना चाहिए कि ये रहा न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस। यहाँ पे ये जो सी ग्रीन कलर में है, ये है पूरा ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूब्स बने हुए हैं, यही हमने लिखा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स है। 2 टाइप के होते हैं, RER एंड SER, वो भी आप देख सकते हो। ये जिनके ऊपर इस तरीके से सर्कल सर्कल लगे हुए हैं, ये सब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। और ये जो राइबोसोम्स हैं, इसके कारण इसका टेक्सचर जैसा हो गया है, कैसा हो गया है, रफ हो गया है। यहीं पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्मूथ है। ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ है ये वाली जगह, तो ये कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ लगेगा, ऑफ कोर्स नेम में यही आ रहा है। क्यों रफ लगेगा, बिकॉज इसके सरफेस पे राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं हम थोड़ी देर में समझेंगे। RER का मेन फंक्शन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना होता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनको बनाना। हॉर्मोन्स भी प्रोटीन है, एंजाइम्स भी प्रोटीन है, तो ये सब RER बनाता है।
यहीं पे हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका टेक्सचर स्मूथ है, उसका फंक्शन फैट्स और लिपिड को मैन्युफैक्चर करना है, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो याद रखना होगा आपको कि लिवर सेल में जो पॉइजन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना। पॉइजन मतलब जो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल चीज़ें हैं, तो जो भी मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, लिवर सेल से उसको बाहर निकाल देता है एसईआर, उसको वहाँ पे वो कंप्लीटली डिग्रेड कर देता है। ये भी एसईआर का एक बहुत अच्छा फंक्शन है। अब अगर तुम्हें याद है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने कहा था कि वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, तो आप देख रहे हो ना कि आरईआर प्रोटीन बना रहा है और एसईआर लिपिड बना रहा है। इन्हीं में से कुछ लिपिड और कुछ प्रोटीन्स क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन को बनाना। कौन बना रहा है? लिपिड और प्रोटीन। पर लिपिड प्रोटीन्स आ कहाँ से रहे हैं? आरईआर और एसईआर। याद रखना है ये वाली बात। और दूसरा फंक्शन क्या है ईआर का, कि ये चैनल की तरह एक्ट करता है, ये ना मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर। तो इसने प्रोटीन बनाया, इसने लिपिड बनाया, ये ना अब अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल को ये दे देगा, जिसको ज़रूरत है उसको ये पहुंचा भी देता है। तो बहुत सारा काम कर रहा है ये, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। आपका ईआर और न्यूक्लियस अटैच है, दिख रहा है आपको? ईआर न्यूक्लियस अटैच रहता है। मूविंग टू नेक्स्ट ऑर्गेनल। इतनी बातें तो देखो आपको याद करनी होंगी हर ऑर्गेनल के बारे में। नेक्स्ट इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को फर्स्ट टाइम कैमिलो गोल्गी ने अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इन्हीं के सरनेम के लिए के बेसिस पे इसका नाम है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है, बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है गोल्जी। क्या है वेसिकल, क्या है? ये रहे वेसिकल्स, देख लो ये वेसिकल्स हैं। यहाँ पे ये जो सर्कुलर ग्लोब्यूल्स हैं ये सब वेसिकल्स हैं। तो ये क्या होता है, गोल्जी क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है। तो इसमें भी ना आपको ट्यूब्स देखने को मिल रहे होंगे, ये देख रहे हो आप लोग सिस्टर्ने जिसे लिखा गया है, ये बहुत ही पैरेलल ट्यूब्स हैं। ये पैरेलल ट्यूब्स तो यहाँ पर होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्न्स कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ आपको दिखेंगे वेसिकल्स। तो होता क्या है कि जो प्रोटीन और लिपिड ईआर ने बनाया वो ना इसके पास आता है, और ये उन प्रोटीन्स को और आगे ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता, उस प्रोटीन को अच्छे से पैक करता है और फिर डिस्पैच करता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा समझ लो कि तुमने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर डाला, तो फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर रिसीव किया, उसने वो चीज़ कलेक्ट करी, वो सारा काम तो ईआर ने किया था, लेकिन फिर उसको पैक करके तुम्हारे घर तक पहुंचाने का काम गोल्जी कर रहा है। तो अब एक सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड तो ईआर ने बना दिए, और उसने गोल्जी को बता भी दिया और दे भी दिया, लेकिन अब गोल्जी क्या करेगा? उन प्रोटीन्स को, उन लिपिड को पैक कर सकता है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकता है, और फिर वो डिस्पैच करेगा कहाँ पे? अगर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काम का है तो उसी को दे देगा, अगर प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ही रहना था तो वहाँ पे दे देगा, जहाँ पे भी डिलीवरी एड्रेस है वहाँ डिलीवर करके आ जाएगा। देखो इसके फंक्शन क्या क्या हैं। पैकेज एंड डिस्पैच द मटेरियल, स्टोर एंड मॉडिफाई प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। और क्या फंक्शन है, ये तो दो मैंने अभी समझाए। और क्या है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी बनाता है, साथ ही साथ ये लाइसोसोम भी बनाता है। अब लाइसोसोम क्या है ये आपको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। गोल्जी क्लियर हो गया, ईआर क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम अभी मैंने कहा गोल्जी लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम को हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं। हमारे सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, सुसाइडल बैग है। क्या करता है ना ये, कि तुम्हारे सेल में जो भी वेस्ट है, जो मेरे सेल के काम की चीज़ नहीं है, वो सब कहाँ जाएगी? लाइसोसोम में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हमारा सेल डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम बर्स्ट होता है, फटता है, और फिर अपने ही डाइजेस्टिव एंजाइम से अपने सेल को डिग्रेड कर देता है। यानी पूरा बॉडी क्लीन रखना, सेल को क्लीन रखना, ये लाइसोसोम का काम है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसे कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है क्यों? क्योंकि ये अपना ही सेल, अगर मेरा सेल डैमेज हो गया तो अपने ही सेल को वो डाइजेस्ट कर लेता है, इसी को सुसाइड कहते हैं। तो सुसाइडल बैग। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, क्योंकि अगर मेरे सेल में कुछ भी ऐसा है जो मेरे सेल के काम का नहीं है, वेस्ट है, तो वो भी यही क्लीन करता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन एंजाइम्स की सिंथेसिस कहाँ हो रही है? आरईआर में। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स भी क्या हैं? प्रोटीन हैं, और प्रोटीन तो आरईआर ही बनाता था, तो इसीलिए आरईआर में बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक्चुअली नया है, पहले नहीं था, अब ऐड हुआ है।
अगर आपको न्यूक्लियस वाला टॉपिक याद है, वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन। या यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, एक और बॉल है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और मैंने बताया था कि इस न्यूक्लियोलस में बनते हैं राइबोसोम्स। हम अब उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है राइबोसोम्स? राइबोसोम्स वो हैं जो न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं। राइबोसोम्स वो हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। कुछ राइबोसोम्स फ्री रहते हैं और कुछ ईआर से अटैच होते हैं और बनाते हैं RER। राइबोसोम का फिर फंक्शन क्या है? इतना फैला हुआ है, फंक्शन क्या है? फंक्शन प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बना कौन रहा था, RER या राइबोसोम? राइबोसोम। राइबोसोम ही है जो प्रोटीन बना रहा था। RER का भी फंक्शन यही इसलिए है क्योंकि उसी पे राइबोसोम्स है। एक्चुअली प्रोटीन बनाने वाला जो ऑर्गेनल है वो राइबोसोम है, ठीक है। तो ये राइबोसोम का सबसे यही मेजर काम है एक्चुअली। डीएनए से भी जब प्रोटीन बनेगा, आपने नहीं पढ़ा बट आपको बताती हूँ कि डीएनए से भी प्रोटीन बनता है आगे जाके, तब भी राइबोसोम ही काम करता है। तो राइबोसोम तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, पहले आपके कोर्स में नहीं था लेकिन अब है, तो वो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ऑर्गेनल, ओके, बिफोर दैट राइबोसोम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सेल के अंदर ये छोटा, ये मैंने जूम डायग्राम दिया आपको, बट ऐसे बहुत छोटे 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 राइबोसोम्स पूरे सेल में होते हैं। राइबोसोम के लिए खास बात ये होती है, ये जो आपको दो अलग अलग कलर दिख रहे हैं ना, वो क्यों हैं? क्योंकि राइबोसोम्स जो होते हैं वो सब यूनिट्स में होते हैं। सब यूनिट्स उनकी अटैच होती है न्यूक्लियोलस में जाके, और वो फिर एक कंप्लीट यूनिट की तरह बाहर रिलीज होता है साइटोसॉल में। क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो ऑर्गेनल है जिसके बेसिस पे सब बहुत ढिंडोरा पीते हैं कि उन्होंने साइंस पढ़ी है। साइंस के बारे में कुछ एक बात पूछ लो तो सब बच्चे को कुछ याद हो या ना हो, ये वाली लाइन सबको याद रहती है। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। और अब इसके बाद तुम्हें भी याद हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया वो है जो तुम्हारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। तुमने जो भी कंज्यूम किया है, जो खाना खाया है, उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज और उसका टूटना, डाइजेशन होना, सब बातें हैं। बट फाइनली जो हमें एनर्जी देता है वो मॉलिक्यूल बनाना माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि अगर इसने वो एनर्जी मॉलिक्यूल ही नहीं बनाया तो जो हो रहा है सब रुक जाएगा। ठीक है, कैसा है माइटोकॉन्ड्रिया? कुछ ऐसा दिखता है, ये उसका इनर स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसका आउटर मेम्ब्रेन बहुत पोरस होता है। पोरस का मतलब इजीली चीज़ें आर पार हो सकती हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है। आप इस ब्लू वाले स्ट्रक्चर को देख सकते हो, ये रहा, ये पूरा इनर मेम्ब्रेन है इसका, जो ऐसे पूरा फोल्ड है। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होने का सिर्फ एक यही रीज़न है कि इस इनर मेम्ब्रेन पर ही एटीपी की सिंथेसिस होती है, और ये जितना ज़्यादा फोल्ड होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब मैं सरफेस एरिया का कंसेप्ट क्लियर करती हूँ तुम्हें ज़रा। सरफेस एरिया का क्या मतलब होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक ऐसी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स को बैठा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बैठा रही हूँ। देखो अब तुम्हें इतने मैंने बनाए, इतने में ही तुम्हें आइडिया हो गया होगा कौन सी सरफेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बैठ सकते हैं। इस पे अगर मैं इसको सेम लेंथ का भी बना दूं, चलिए, ये तो आप बोलोगे कि जस्टिस ही नहीं किया, मैं ना इसे सेम लेंथ का बना देती हूँ, तो भी इस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बैठ सकते हैं, इस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का यूज़ हो सकता है। यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा फोल्डिंग होती है ना, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। किसका? इस केस में एटीपी का। तो आपका इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो डीपली फोल्डेड होता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। एटीपी क्या है? एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। कि अगर एनर्जी स्पेंड करनी है तो आपके पास एटीपी होनी चाहिए, वरना तुम एनर्जी स्पेंड नहीं कर सकते, चाहे तुम कितना भी खाना खा लो। क्लियर? एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये है कि ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो खुद पे डिपेंड कर सकता है। यानी अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को इस सेल से बाहर निकाल के भी रख दूं तो क्या ये जिंदा रहेगा? यस। क्या ये प्रोटीन्स बना पाएगा अपने खुद के? यस। इसी को सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। बाकी ऑर्गेनल ऐसा नहीं कर सकते, तुमने उसे बाहर निकाल दिया, वो डेड है। अब वो डेड
पीस ऑफ सेल है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये खुद ही सेल बन सकता है, ठीक है। इवन इसकी एक हिस्ट्री बताऊं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली एक बैक्टीरिया हुआ करता था, और जब इसको किसी सेल ने खा लिया तो उस सेल के अंदर ये जिंदा रहा और ये अब अपनी साइकिल बनाता रहता है। सो बेसिकली ये एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया था जिसको किसी ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, और वो उसी ऑर्गेनिज्म के सेल में सरवाइव करते करते आज हमारे सेल्स में प्रेजेंट है। तो ये सेमी ऑटोनॉमस है, ये सरवाइव कर सकता है। ये क्यों कर सकता है ये सब, और बाकी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स हैं। डीएनए तो वैसे भी जेनेटिक मटेरियल है जो प्रूव करता है मेरी बात को, और राइबोसोम खुद प्रोटीन बना देगा। क्या चाहिए और? तो ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है, सरवाइव कर सकता है आराम से, है ना इंटरेस्टिंग बात। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनल पर। आई होप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने में तुम्हें मज़े आए होंगे। खैर, माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर एक टॉपिक ऐड किया गया है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ऐसे और भी बहुत सारी टॉपिक्स को वो ऐड करेंगे, बट फिलहाल मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। अगर किसी की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम ना करे तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो उसकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट ब्रेन और मसल्स रहते हैं बॉडी में। तो अब ऐसे बच्चे जिनकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया कम है या वो काम नहीं करते अच्छे से, तो उनकी बॉडी में हमेशा एनर्जी की कमी रहेगी, उनका ब्रेन प्रॉपर्ली शायद डेवलप ना करे, मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप ना करें, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, बिकॉज हर जगह एनर्जी चाहिए होती है बट उनके पास वो चीज़ नहीं है। इसे एक जेनेटिक रेयर डिजीज़ के रूप में देखा गया है। मतलब रेयर डिजीज़ मतलब बहुत कॉमनली तो नहीं होती है, लेकिन जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब अगर पेरेंट्स को है तो वो चिल्ड्रन को पास ऑन हो सकती है, या वो आगे आने वाले किसी भी जनरेशन में फिर से शो अप हो सकती है। तो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के कारण बच्चे ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, वीक मसल्स रहते हैं, ग्रोथ डिले रहती है, ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता, एंड मल्टीपल थिंग्स। इस पर्टिकुलर डिजीज़ को लेह सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, और आपको ना ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये है आपकी सिलेबस में। तो इस तरीके से लेह सिंड्रोम और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के बारे में, और मुझे लगता है कि और भी ऐसे बहुत सारे डिजीजेज डिफेक्ट्स बॉडी में जो हो जाते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स को एनसीईआरटी लेकर आने वाला है, तब मैं और आपके साथ डिस्कशन कर लूँगी इफ़ इसके अलावा भी कुछ है तो। फॉर नाउ हम नेक्स्ट ऑर्गेनल को पढ़ लेते हैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। ये ध्यान रखना। देखो, ये है तो सही सेमी ऑटोनॉमस, पर ये पाया सिर्फ प्लांट सेल्स में जाएगा। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। आउटर मेम्ब्रेन इसका भी थोड़ा पोरस है, इनर मेम्ब्रेन थोड़ा इम्पर्मिएबल है। प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड में पिगमेंट्स होते हैं बहुत सारे। आपको पता है ना, हमारे प्लांट में तो कितने सारे कलर्स हैं, ग्रीन, वाइट, रेड, पर्पल, बहुत सारा है, कितना वाइब्रेंट है वो। ये सारे कलर्स कहाँ से आ रहे हैं? तो प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स होते हैं और वो पिगमेंट उन कलर्स को देते हैं। आपको पता होगा कि आप लोगों ने ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है, ठीक है। तो प्लास्टिड जो है बेसिकली प्लास्टिड दो टाइप के हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, वो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सबको बस स्टोर करके रखता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये एक प्लांट सेल के ऑर्गेनल के बारे में बताया। प्लांट सेल में आपने अभी तक जितने भी ऑर्गेनल पढ़े वो सब प्लांट सेल में हैं, लेकिन प्लास्टिड ये एक अकेला ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। हमारी बॉडी में किसी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहती हूँ क्योंकि बुक में बहुत थोड़ी सी बात लिखी गई है। प्रेजेंट सिर्फ प्लांट सेल में है। आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर कभी पढ़ा है तो वो फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट ज़रूरी होता है ये, और वो पिगमेंट होता क्लोरोप्लास्ट में है। इसका भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन हाईली इम्पर्मिएबल है, और इसके इनर स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल एंड द लास्ट वन, वैक्यूल्स। वैक्यूल जो हैं ये आपको एनिमल सेल में भी मिलेंगे, प्लांट सेल में भी मिलेंगे, लेकिन एनिमल सेल में कम है और प्लांट सेल में बहुत सारी स्पेस है इस लेकर बैठा है वैक्यूल। काम क्या है? स्टोर रूम की तरह।
घर में स्टोर रूम होता है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो स्टोर रूम में रख देते हैं, बस यही करता है वैक्यूल। स्टोरेज सेक है, इसमें चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। सेल को लगता है ना कि यार ये काम की चीज़ तो है पर अभी मेरे काम नहीं आ रही। वैक्यूल वैक्यूल बहुत संभाल के भी रख लेता है। एनिमल में स्मॉल साइज का होता है, प्लांट सेल में लार्ज होता है। इसी के साथ साथ स्टोर करने के अलावा, स्टोर तो ये कर ही रहा है, या अमाइनो एसिड स्टोर कर रहा है, ऑर्गेनिक एसिड्स को भी स्टोर कर लेता है, बहुत सारे प्रोटीन स्टोर कर लेता है, लेकिन इसके अलावा टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब सेल को बहुत जल्दी श्रिंक नहीं होने देता, सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल के शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका अलग अलग काम होता है। जैसे अमोएबा के अंदर हमने एंडोसाइटोसिस की बात करी थी स्टार्टिंग में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब मैंने बताया था, थोड़ा सा रिकॉल ले लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अमोएबा अपना खाना खुद ही बाहर से ले लेता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते थे। अमोएबा अपना खाना बाहर से ले तो लेता है, उसे रखता किसमें है? वैक्यूल में। उसके वैक्यूल को फूड वैक्यूल कहते हैं। वो उसी वैक्यूल के अंदर रखता है खाना। देखो, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल का अलग अलग यूज़ है। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वैक्यूल एक्सेस वाटर को सेल से बाहर निकाल देता है, जो भी वेस्ट होता है उनको सेल से बाहर निकाल देता है। तो बहुत सारे ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें वैक्यूल एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। तो वैक्यूल के बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हैं। प्लांट के अंदर वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। एंड दैट्स इट। थैंक यू। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। बाय।